तो अब जो हम हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? वाटर सिस्टम नहीं है, तो इकोनॉमिक्स अभी हम पढ़ेंगे। रुक जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। तुम्हारे इकोनॉमिक्स में कितनी बुक्स हैं? दो। पहली बुक का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहली जो बुक है तुम्हारी, वो बचपन में तुमने अभी क्या पढ़ा? 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो उसका ब्रॉडर पार्ट है। माइक्रो मैक्रो के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था पहले। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी में हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में जानना है कि 11th क्लास में जैसे हमने क्या जाना कि एक व्यक्ति की इनकम वो कैसे कमाता है, उसको कैसे स्पेंड करता है। तो यहाँ पर हम वो सीखेंगे नेशनल इनकम, पूरा का पूरा देश की इनकम कैसे कमाई जाती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है मनी एंड बैंकिंग। ये तुम्हारा सेकंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो मनी जो चैप्टर है, दो चैप्टर हैं ये अलग अलग, ठीक है, लेकिन हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो मनी जो चैप्टर है, इसके अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा? पैसे का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या पहले भी नोट यूज करते थे? ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते थे? ऑनलाइन वगैरह नहीं यूज करते थे ना। तो कैसे मनी इवॉल्व हुआ। ठीक है, और बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से बैंक्स हैं, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, अभी तक पता है? हाँ, पढ़ा था। ठीक है, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर किसी देश में गरीबी है, तो जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक है, इंडिया में तो आरबीआई है, तो क्या बोल देंगे? आरबीआई पैसा इशू कर दे, पैसा प्रिंट करके कर दे, गरीबी मिट जाएगी। तो क्या ऐसा होगा? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, वो सारे गरीबी है तो पहले छाप के सबके बांट दो, तो गरीबी तो हमसे है, उसका आंसर दिया जाएगा अभी, उसका सबका आंसर आपको मिलेगा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आरबीआई का क्या रूल है, ठीक है। अब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें आप पढ़ेंगे जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहले हम चैप्टर जो है हमारा मनी, और ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 5 से 6 मार्क्स का ये पूरा यूनिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे गांव वगैरह में भी आज भी ऐसा होता है कि गेहूं या कुछ अनाज के बदले में तुमको सामान मिल जाता है। दुकान पे जाओगे, गेहूं दोगे जाके, तुमको सामान मिल जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, जहां पर वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देख पा रहे हैं? इसको को क्या चाहिए? इसके पास, इसको मैंगो चाहिए, और है इसके पास क्या? ऑरेंज। और इसके पास, इसको क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए, और है किसका? इसके पास क्या है? तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। क्लियर? पहले बार्टर सिस्टम क्लियर हो गया। तो क्या होता है बोलो जरा? यह एक सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किया जाता है। याद रहेगा। इसको C2C इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है? कमोडिटी। गुड्स को दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी भी बोलते हैं। तो इसको इसीलिए सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। याद रहेगा। अच्छा, अब लिमिटेशन हमें डिस्कस करना है। अगर बार्टर सिस्टम इतना ही अच्छा था तो आज बार्टर सिस्टम क्यों बंद हो चुका है? सिर्फ गांव में या रूरल एरिया में ही क्यों देखने को मिलता है? हर कोई यूज क्यों नहीं कर रहा है बार्टर सिस्टम, अगर इतना ही अच्छा था तो बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां रही जिसकी वजह से आज उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है,
तो क्या कमियां हैं वो हमें कमी डिस्कस करनी है। तो लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है? लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? वो तो हिंदी में लिखा हुआ है, तुम्हें अगर कहा जाए कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? जो चीजें बिना सिस्टम के हो जाते हैं। कोइंसिडेंस, इंसिडेंस कुछ हो गया। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या, जरा यहाँ पर समझो कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ए को क्या चाहिए? ए के पास ऑरेंज है और इसको चाहिए क्या? गेहूं चाहिए, वीट चाहिए। और बी के को क्या चाहिए? मैंगो चाहिए, लेकिन है इसके पास क्या? ऑरेंज। तो क्या होगा? बार्टर सिस्टम की कमी क्या हो सकती थी? जो मुझे चाहिए वो हो सकता है तुम्हारे पास हो, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास ना हो। तो डबल कोइंसिडेंस यानी जो वस्तुओं का कोइंसिडेंस नहीं हो पाता था, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास मिल ही जाए, ठीक है। तो ये कमी रही, पहली कमी क्लियर हुई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। फिर दूसरा क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या? अभी आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो, मार्केट में गए खरीदने के लिए, तो आप किलोग्राम के हिसाब से, लीटर के हिसाब से चीजें लेके आ जाते हो, क्योंकि हम मेजर कैसे कर पा रहे हैं? किलोग्राम और लीटर में कर पा रहे हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में अब मुझे क्या पता कि कितना मैं गेहूं दे रहा हूं, कितना मैं चावल ले रहा हूं। वहां पे ऐसा होता था, एक बोरी गेहूं दो, तुम्हें थोड़ा सा कुछ मिल जाता था, ठीक है। तो वो कॉमन मेजर उस टाइम पे नहीं था। आज क्या है? कॉमन मेजर है, जिससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, ठीक है जी। अगला क्या पॉइंट है? अगली कमी क्या रही? लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब अनाज इतना ज्यादा हो जाता था लोगों के पास कि स्टोर करने की जगह ही नहीं होती थी। इस वजह से बार्टर सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? पोस्टपोन या इंस्टॉलमेंट। आजकल आप क्या कर सकते हो? ईएमआई पे कोई भी चीज खरीद सकते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वाटर सिस्टम में पॉसिबल था? नहीं। उस टाइम पर अगर आपके पास वस्तु है, कोई भी चीज है, तो ही आपको बदले में चीजें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं। तो ये इन कमियों की वजह से बार्टर सिस्टम हमारा लंबे समय तक नहीं चल पाया, ठीक है जी। क्लियर पॉइंट? बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की क्या कमियां रही? चार कमी रही। पहली कमी क्या है? लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, बोल रहा है, लेक ऑफ। दूसरी कमी क्या रही? तीसरी कमी लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथी कमी क्या रही? लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड। तो ये चार कमियां रही जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम नहीं चल पाया। अब मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? मनी कैसे इवॉल्व हुआ? तो पहले हम क्या यूज करते थे वाटर सिस्टम में? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यानी अनाज यूज करते थे। अब ये लंबे समय तक क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिली? स्टोरेज की समस्या हमको देखने को मिली। फिर इसके बाद राजा महाराजाओं के टाइम पे मेटल के कॉइन आए, सिक्के, धातु के सिक्के आए, तो ये क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी होते थे। फिर इसके बाद गोल्ड और सिल्वर के भी कॉइन आए, सोने चांदी के सिक्के आए, तो ये क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्केर्स थे, दुर्लभ थे, ठीक है, लिमिटेड थे। और लोग क्या करते थे? इनको पिघला के ज्वेलरी बना लेते थे। तो इस वजह से भी इसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अंग्रेजों के टाइम पे क्या आया? पेपर करेंसी आया, कागज के नोट आए, ठीक है। फिर उसके बाद अब इंसान की क्या प्रवृत्ति है कि हमें कुछ नया चाहिए ही चाहिए हर बार, तो उन्होंने और एवोल्यूशन किया, तो और क्या आया? प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आ गया। अब इतने से भी पेट नहीं भरा तो क्या कह रहे हैं? भैया हमें ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, डिजिटल डिजिटल मनी हमने बना दिया। तो ऐसे करके मनी का एवोल्यूशन हुआ। आगे भी हो सकता है। अभी तुम जैसे ये देख रहे हो कि रिंग वाला पेमेंट आ रहा है, यूपीआई से रिंग होता है, रिंग को टच करते हैं। चाइना में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, हाथ में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी कर देंगे कि तुम बस ऐसे स्कैन करो, हो गया काम। अमाउंट तो वो तो टाइप करेंगे, लेकिन
और डिजिटलाइज किया जा रहा है पेमेंट को। मतलब हमारे जैसे दोस्त जब पहन रहे हैं और किसी से पेमेंट हो जाएगी। हाँ, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो पेमेंट करने का मोड है उसको और ज्यादा आसान बना रहे हैं, ठीक है, आसान और सिक्योर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन से हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या काम है? तो दो फंक्शंस होते हैं मनी के, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक। तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। पहला फंक्शन क्या है, और ये याद रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। दोनों में से प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई एक फंक्शन पूछ लेता है, तो इस टॉपिक को आपको ढंग से समझना है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन है इसके अंदर। पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ऐसी चीज होगी जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या, कि उसकी मदद से आप कुछ भी चीज खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसी कोई भी चीज आप देखते हैं उसको क्या बोल देंगे, मनी, जो कि क्या काम करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, ठीक है। अब ये जो काम है मनी का, ये कौन सी वाली लिमिटेशन को हटाता है, जो हमने पढ़ी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ लॉ। अब मुझे भैया कुछ भी चाहिए, मैं नोट दूंगा भैया आ जाएगा मेरे पास। तो मनी, अभी हम क्या कर, अभी हमारे लिए मनी क्या है, नोट हम यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो यूपीआई या नोट यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसने कौन सी समस्या को हटाया, बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या, कि आप कुछ भी इसकी मदद से आदान प्रदान कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला काम क्या है मनी का, कि मनी क्या करेगा, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करेगा। अभी हम क्या बोल सकते हैं भैया, जैसे अभी मैंने क्या बोला, सेब 100 रुपए किलो है, ठीक है। वहीं पे अभी आप तरबूज देखेंगे, खरबूज देखेंगे, वाटरमेलन वगैरह, ये अभी सीजन आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, सस्ता हो जाएगा, 40 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मिलेगा। तो 100 रुपए और 10 रुपए, देख पा रहे हो, कंपैरिजन देख पा रहे हो कि कौन सा महंगा है, सेब ज्यादा महंगा है। तो मेजर ऑफ वैल्यू मनी की मदद से हम यहाँ पर कर, ठीक है, वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत हम नाप पाए, और इसकी मदद से हमें क्या कर पाए, कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, अगला पॉइंट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला काम क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी ऐसी चीज है, आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो, घर में पैसा पड़ा है बहुत सारा, ठीक है। और ये क्या करता है, जब आप स्टोर करके पैसे को रख सकते हो, तो वो क्या करता है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में कर सकता है। जैसे आपका सपना है कि मैं अपना घर बनाऊंगा, तो घर बनाने के लिए पैसा स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो पैसा क्या करता है, आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू करता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू से क्या होता है, आपकी वेल्थ, यानी वेल्थ इजिली बढ़ जाती है, स्टोर करके रख सकते हो और अपनी परचेसिंग पावर को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। चीजें ऐसी होंगी ना जिनकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी रहेगी, कभी नहीं हो सकती। हाँ, जो स्केयर्स वस्तुएं रहती हैं उनकी कीमत हमेशा ज्यादा रहेगी। अब डायमंड इतना महंगा क्यों है, क्या वो आसानी से मिल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसको निकालने में, फिर उसको निकलता भी है तो एक पत्थर की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, गंदा सा एकदम। फिर उसको पॉलिश करके एकदम शेप में लाया जाता, शेप में पहले लाते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, तब जाके वो शाइन करता है इतना। तो जो स्केर्स चीजें रहेंगी, जो लिमिटेड रहेंगी, वो महंगी होंगी ही होंगी। जैसे अभी हवा दिल्ली के अंदर, कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि हवा खरीदनी पड़ जाएगी। जैसे पानी अभी खरीदना पड़ रहा है हमें पीने के लिए, वैसे हवा भी खरीदनी पड़ जाएगी। तो जैसे जैसे चीजें जो स्केर्स होती जाएंगी, लिमिटेड होती जाएंगी, वो महंगी होती जाएगी, ठीक है जी। फिर अगला पॉइंट क्या है सेकेंडरी फंक्शन का, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि यहाँ पर अब आप, मनी ऐसी चीज होगी जिससे आप आगे की पेमेंट, इंस्टॉलमेंट वगैरह या पोस्टपोन पेमेंट आप कर सकते हैं, ईएमआई पे कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे कौन से फंक्शन को हटाता है, जो हमने पढ़ा था डिफर्ड पेमेंट नहीं हो पाती है बार्टर सिस्टम से, तो ये उस वाली चीज है। ठीक है, तो ये पहले क्लियर होगा, सेकेंडरी फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं भैया, अभी तक तो हमने पढ़ लिया मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, लेकिन ये जो मनी हम बोल रहे हैं, मनी है क्या? ठीक है, तो मनी के अलग अलग 3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये। तो अगर सिंपल वर्ड में मैं मनी की बात करूं, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी मनी हो सकता है जो कि 4 काम करेगा। पहला काम क्या, वही जो हमने 4 फंक्शन पढ़े, वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज का के लिए अगर किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं वो मनी कहलाएगा। उसको मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज कर सकते हैं, मनी कहलाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर ये 4 काम कोई भी चीज कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये बस 4 काम करना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? तो अब मेरे को जरा बताओ, प्राइमरी फंक्शन में क्या पढ़ा तुमने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या? आदान प्रदान। मनी ऐसी चीज होगी जिससे आप कुछ भी चीज खरीद बेच सकते हैं। और ये क्या करेगा आपका, कौन सी लिमिटेशन को हटाता है? बार्टर सिस्टम की कौन सी लिमिटेशन? डबल कोइंसिडेंस। मेजर, दूसरा काम क्या है? किसी की भी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन का नाम तो बोलो। मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या कर सकते हैं हम? मनी की मदद से या मनी में हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं और कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। ये कौन सी लिमिटेशन को हटाता है? लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम की कौन सी लिमिटेशन को हटा रहा है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ऐसी चीज होगा जिसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और ये हमारी वेल्थ को बढ़ाने में काम करता है और इससे हमारी परचेजिंग पावर भी शिफ्ट होती है प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। ठीक है जी। और ये कौन सी समस्या को हटाता है बार्टर सिस्टम की? लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उस प्रॉब्लम को ये वाला फंक्शन मनी का हटा देता है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? उधारी पे, ये पोस्टपोन या इंस्टॉलमेंट। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट यानी आप इंस्टॉलमेंट पे या पोस्टपोन पेमेंट कर पाते हैं मनी की हेल्प से। तो अगर कोई, और मनी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? कोई भी चीज, कुछ भी अगर 4 काम कर रहा है, ये 4 काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब आगे बात करते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं पहले। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है समझना। मनी सप्लाई का मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑफ मनी। अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर मैं बोलूं उनके पास अभी कितना पैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। जैसे अभी अगर तुमसे बात की जाए तो इस क्लास में तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, तुम लोगों के पास या जितने भी हम लोग बैठे हैं, कितना पैसा है हमारे पास, हमारी जेब में? तो अभी हमारी जेब में जो पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई का क्या मतलब है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री में लोगों के पास जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल मनी। याद रखना, कौन सा? टोटल, कुल पैसा जितना। अब क्या इसमें सरकार के पास जो पैसा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं? नहीं। जो सरकार के पास पैसा होता है और जो बैंक्स के पास पैसा होता है उसको हम मनी सप्लाई में नहीं लेते हैं। सिर्फ जो लोगों के पास पैसा होगा उसको लिया जाता है। सरकार और बैंक के पास जो पैसा होता है इसको क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? पैसे के सप्लायर होते हैं। मनी सप्लाई कौन करता है? यही लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है। मार्केट में कैसे आता है मनी? बैंक के थ्रू आता है, सरकार के थ्रू आता है। तो इसलिए इन लोगों के पास जो पैसा होगा वो हम नहीं लेते।
अच्छा, और पढ़ो। और क्या कह रहा है कि एक्चुअल में मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट का मतलब क्या क्या चीजें मनी सप्लाई में आएंगी। तो पहला क्या बताया, जो पब्लिक के पास करेंसी है, पैसा जो पब्लिक के पास है नोट की फॉर्म में, घर के जो भी है, घर पे, ऑनलाइन नहीं, बैंक में जो पैसा है वो नहीं, समझो अभी, कैश है। जो कैश में पैसा पड़ा हुआ है वो। और क्या कहा जा रहा है, करंट अकाउंट में जो भी आपका पैसा पड़ा है, करंट अकाउंट तो पता है ना, जिसमें बहुत सारा आप तुरंत लेन देन करते हैं। तो करंट अकाउंट में कमर्शियल बैंक के पास जो भी आपका पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है, मनी सप्लाई में लेंगे। और क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, मतलब ये आपको आगे पता चलेगा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें मनी सप्लाई के अंदर आती हैं। इतना क्लियर। मनी सप्लाई क्या होता है बेटा बताओ। एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी कंट्री में जितना लोगों के पास कैश पैसा होता है या फिर उनके करंट अकाउंट में जितना पैसा होता है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। इतना मत बोलो, सिर्फ इतना बोल दो, टोटल पैसा, है ना। टोटल पैसा जो लोगों के पास होता है, टोटल पैसा में ये सारा आ जाएगा, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ। अब थोड़ा सा समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या, कि ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन है, इलिक्विड, मॉडरेट लिक्विड, हाई लिक्विड। इलिक्विड का मतलब क्या, अतरल, ये ऐसी चीज होगी जो मनी में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जानते हैं आप, भैया बैंक में जाते हो और आप क्या फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, उसमें क्या होता है, आप फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम के लिए जमा करवा देते हैं। जैसे मैंने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए जमा करवा दिया, अब 10 साल से पहले मैं उसको नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं, वो डिफरेंट है। आप एक ही बार में पेमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट अलग होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अलग होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप हर महीने कुछ एक फिक्स अमाउंट पेमेंट करते हैं, जैसे हर महीने 500 रुपए आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसे मैंने 1 साल के लिए करवाया, तो 1 साल हर महीने मेरे पास, हर महीने 1 साल तक मेरे बैंक से पैसा कटेगा, और 1 साल के बाद मुझे जो भी 6% 7% इंटरेस्ट पे वो पैसा मेरे को मिलेगा। वो पैसा जितना मैंने जमा करवाया है 12 महीने में, प्लस 6% इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट, आपने जैसे मैंने क्या कहा, 1 लाख रुपए 10 साल के लिए मैंने लगा दिया, मैंने जमा करवा दिया, एक ही बार में होगा, फिक्स्ड अमाउंट करेंगे, इसीलिए तो उसको फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। तो फिक्स्ड अमाउंट मैंने जमा करवाया, तो अब उससे क्या होगा, उससे मेरे को जितना भी इंटरेस्ट मिले, 10% 15%, जितना भी, अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। क्लियर, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट को आप जल्दी पैसे के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसके जो लिमिट होगी, अगर 10 साल की लिमिट है तो 10 साल के बाद ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलिक्विड बोलते हैं, और इसीलिए इसको मनी सप्लाई में हम नहीं लेते हैं। मनी सप्लाई में क्या होगा, ऐसा पैसा आएगा जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सके इसमें, पैसे के अंदर। ठीक है, अब बताओ अगला क्या है, मॉडरेट लिक्विड। तो मॉडरेट लिक्विड क्या है, जैसे सपोज आपने 800 रुपए सेविंग डिपॉजिट, तुम सबके पास क्या है, सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है तुमने, तो क्या तुम तुरंत पैसा निकाल सकते हो अपने बैंक में से, नहीं, तुमको थोड़ा टाइम लगता है, उसमें भी जाओगे फॉर्म फिल करोगे तब जाके आराम से पैसा निकाल सकते हो। आजकल तो यूपीआई आ गया है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन सेविंग डिपॉजिट भी क्या है, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता, मॉडरेट लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें आप निकाल सकते हो पैसा कभी भी, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं निकाल पाते। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट लिक्विड बोलते हैं, और इसीलिए ये भी मनी सप्लाई में नहीं है। मनी सप्लाई में फिर क्या आएगा, हाई लिक्विड कौन सा होता है, करंट डिपॉजिट, जिसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है,
ये मनी सप्लाई में आता है। 1200 रुपए आपने आपके बैंक में करंट डिपॉजिट का अलग ही अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट। तो उसमें वो कौन खुलवाता है? जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेस जिनका चल रहा होता है वो लोग खुलवाते हैं, क्योंकि डेली बथेरी ट्रांजेक्शन होती है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए करंट अकाउंट खुलता है। ठीक है जी, डन, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें।